गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही शख्सियत जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में कोई भी तारुफ कराना बहुत ही कम होगा। हमारे साथ है डॉक्टर करण सिंह, सदर रियासत जम्मू एंड कश्मीर। इनके बारे में अगर मैं दो शब्द बोलूं तो वो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही रिनाउंड इंटेलेक्चुअल, रिनाउंड डिप्लोमैट, रिनाउंड हस्ती हैं जिनको बहुत कुछ ज्ञान है, संस्कृत के विद्वान हैं और इनको दुनिया की बहुत समझ है और इन्होंने दुनिया देखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके करियर के बारे में, इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में इनको सदर रियासत बनाया गया, फिर ये गवर्नर बने, उसके बाद ये यूनियन मिनिस्टर बने कैबिनेट के अंदर और अमेरिका के एम्बेसडर भी रहे। और इसके अलावा इन्होंने बहुत पढ़ने लिखने का काम किया है और सोशल लेवल पे आकर के बहुत कुछ किया है और डोगरी के लिए, स्पेशली डोगरा लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और ये बहुत ही बड़े अच्छे शिव जी के और राम जी के भक्त भी हैं और धर्मर्स ट्रस्ट द्वारा चलाए गए, जिसके ये चेयरमैन है, चलाए गए जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे मंदिरों का J&K में उनका संचालन भी करवाते हैं। तो इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि जो भी इन्होंने काम किया या जिस दौर से ये गुजरे, उस वक्त के टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स जम्मू कश्मीर में हुए जो हमें लगता है, या बहुत सारे लोग हमसे सहमत भी हैं, कि वो जो इवेंट्स हैं दे हैव ईदर बीन मिस रिपोर्टेड और चेरी पिक्ड और उनको करके डोगरों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। या आप ये बोले कि महाराजा हरि सिंह को बदनाम करने की कोशिश की गई है और जिसको हमने अभी रिजेंट करते हैं और उसको हम ठीक करना चाहते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और हमारे कुछ प्रयास जो हमारे जम्मू में डोगरों के प्रयास हैं उसके हिसाब से हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कोई आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं और इसके बारे में फंक्शंस भी करते रहते हैं। परंतु पहली बार ये होगा कि हम डॉक्टर करण सिंह के मुंह से उनकी जुबानी ये बात सुनेंगे कि वो इन इवेंट्स के बारे में क्या जानते हैं। सर, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्पेशली 46 से लेकर 53 के बीच में जो इवेंट्स हुए, जैसे मान लीजिए साहब, मैंने ये सारा विवरण अपने आत्मकथा में लिख रखा। जी जी, अगर आप चाहें कि वो फिर से करें तो 10 घंटे चाहिए। आप सवाल ये, आप अगर पूछिए कोई विशेष क्या हुआ और कोई विशेष घटना के बारे में पूछिए, तब मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ओवरऑल यही कह सकता हूँ मैं कि 46 तक ये दुविधा थी। 46 में 47 में गांधी जी भी आए, माउंटबेटन भी आए, पिताजी से मिले, लेकिन पिताजी ने उस वक्त तक निर्णय नहीं किया था कि कहाँ अक्सीर करेंगे। अगर आप देखें जो उन्होंने इंस्टीट्यूट एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 में, उसके साथ उन्होंने चिट्ठी कवरिंग लेटर लिखी थी लॉर्ड माउंटबेटन। वो कवरिंग लेटर कोई पढ़ते नहीं है लोग। उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा कि क्यों देर लगी और क्या कारण। तो उसके बारे में अगर आप पढ़ें, उन्हीं के ज़माने उस दिन जो क्या सोच रहे थे, क्योंकि वो लेटर उसी डेट की है जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन हुई, वो क्या सोच रहे थे और क्यों विलम्ब हो गए, ये भी उसमें बताते हैं। ठीक है सर, वो हम लेटर ज़रूर पढ़ेंगे और आपके दर्शकों उनको पहुंचाएंगे उनका टेक्स्ट भी। परंतु इसमें भी मैं आपसे थोड़ी सी एक बात, इवेंट्स की आपने बोली 20 जून 1949 में जो हुआ, जब आप श्रीनगर की तरफ आए लेटर बाद में, उस दिन जो नेहरू जी के घर में पहला आपका लंच था, उसके बाद सरदार पटेल के साथ डिनर था, क्या उस वक्त क्या बातें हुई, कोई थोड़ी उसके बारे में आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं सर, ये गलत आपको जानकारी है। सरदार पटेल तो देहरादून में थे, अस्वस्थ थे। मैं उनके पास जाके 2 हफ्ते रहा, उन्होंने मुझे वहाँ निमंत्रित किया। जवाहरलाल जी से उस दिन तो लंच नहीं हुई। हुआ ये कि मैं अमेरिका चला गया था इलाज के लिए, तो मेरे वापस 8 फरवरी में मैं वापस आया। उस वक्त तक शेख अब्दुल्ला और पिताजी के बीच में इतनी टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को उन्होंने कहा था कि एक्सेशन तो ठीक है लेकिन आप उसको हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाइए, तो पिताजी ने उनको हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। लेकिन बहुत सख्त कशमकश थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला बिटरली एंटी डोगरा थे। उन्होंने जो भी कहते थे, जो भी बातें करते थे, डोगरों की विरोध करते थे। पिताजी को वो बात अच्छी लगती नहीं थी। पिताजी तो बोलते कम थे, स्टेटमेंट नहीं देते थे, उन दिनों में महाराजा थे फिर भी, लेकिन वो अपना रहे। तो मेरे आने तक ये हुआ कि भाई ये चल नहीं सकता है। अच्छा, उन दिनों में आपको ये भी याद होगा
कि हम यूनाइटेड नेशन में जाके हम फंस गए और वहाँ हमने प्लेबिसाइड मान दिया था। लोग भूल रहे हैं कि प्लेबिसाइड भी एक विषय था जिसे हमने मान लिया था, साइन कर लिया था हमने, और प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट हो गया था। कौन? एडवर्ड टेस्टर निमिट्स, जिसके नाम पे वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो ही हैड बीन अपॉइंटेड प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ तक बात चली। अच्छा, अब प्लेबिसाइड हमारे लिए कौन जीतने वाला था? शेख अब्दुल्ला, क्योंकि ही वाज हेडिंग द बिगेस्ट पार्टी। इट वाज अ मुस्लिम स्टेट, he was heading the national conference. So naturally, he was the one calling the shots. Absolutely. तो जब मैं वापस आया, उस वक्त तक उन्होंने कह रखा था पंडित जी को कि जब तक महाराजा हरि सिंह स्टेट में होंगे मैं प्लेबिसाइड नहीं जीत सकता। ये अजीब बात है, वो स्टेट के महाराजा थे, लेकिन उन्होंने ये कहा। इसलिए कारण था कि सरदार पटेल को पिताजी को कहने पड़ा कि राय साहब 4-5 महीने के लिए स्टेट के बाहर रहे तो वो फिर वापस नहीं आए। अस्थियाँ, मैं उनका अस्थियाँ ले आया वापस 12 साल के बाद। माता जी का भी उन्होंने कहा महारानी तारा देवी मसोसो वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि महाराजा तो अपने दरबार में बैठे रहते हैं, लेकिन महारानी जो थी वो रेफ्यूजी कैंप में जाते थे। वो गांव की लड़की थी, वो राजकुमारी नहीं थी, उन्होंने गरीबी देखी हुई थी। वो जाते थे कभी अचार लेके, कपड़े लेके। शेख अब्दुल्ला ने कहा उनको भी बाहर निकाल। 20 जून वो डेट थी जिस दिन पिताजी ने साइन किया था कि मैं रीजेंटेड को बना रहा। बिल्कुल, ये थी 20 जून की घटना। ये डिनर में साल तो बहुत पहले मैं सरदार पटेल के साथ मिलकर आया था। जवाहरलाल जी की भी समय समय पे मतलब जो लिटरेचर में लिखा गया है कि जब सरदार पटेल ने उनको बोला तो महाराज साहब ने उनको बोला कि देखिए मैंने आपको तो विलय किया आपके साथ और आप मुझे देश निकाला दे रहे हैं, जबकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने आपसे लड़ाई करी और आपने उनको राजप्रमुख बना दिया। बिल्कुल, पता नहीं कहा या नहीं कहा, लेकिन हमने कहा है, सबने कहा कि बड़ा अन्याय हुआ है जी। कि जैसे आपने कहा निज़ाम तो है, बाकायदा इंडियन आर्मी गई वहाँ, काफ़ी 1 लाख के करीब आदमी मारे गए टोटली उसने, उनको तो राजप्रमुख बना दिया था। तो पिताजी को बड़े आसानी से कहीं एडजस्ट कर लेते अच्छी तरह से, नहीं किया। तो उसमें उसके बाद से सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि महाराजा हरि सिंह एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत थे। ही वॉज ब्रिटिश वॉर कैबिनेट मेंबर, ही वॉज होल्डिंग अ रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, ही हैड अ आर्मी ऑफ हिज ओन। उन्होंने एक भी मुड़ करके किसी सिविलियन को या फौजी को कोई मंत्रणा नहीं करी कि भाई आई एम आउट, कैन यू हेल्प मी, या मैं वापस कब आ सकता हूँ। बहुत बहुत गंभीर रहे वो। ही वॉज वेरी पेट्रियाटिक। अगर वो स्टेटमेंट को दे देते तो हमारा यूनाइटेड नेशन में केस ही ख़त्म हो जा रहा था। और वो कहीं कह देते कि मैं नहीं करना चाहता था या मुझे मजबूर किया गया, कि उनकी बात को कहते, कुछ नहीं कहा वो। उन्होंने ज़रूर एक मेमोरेंडम बनाया डिटेल, जिसमें बताया कि शेख अब्दुल्ला ने ये लिखा, ये लिखा। वो डिटेल मेमोरेंडम उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, यही किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। He remained extraordinarily dignified and patriotic. तो सर ये एक इशू हो गया। दूसरा ये आपके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता है कि आप अपने फादर के साथ नहीं गए और आप नेहरू जी के पास गए। जी हाँ। तो इसमें मुझे ये लगता है क्योंकि आपकी जो एजुकेशन थी दैट वाज एज पर द कंटेम्परेरी टाइम्स एट दैट टाइम, वर्ल्ड वाज अंडरगोइंग अ चेंज, प्रॉब्ली यू सॉर्ट ऑफ आपने शायद उस चीज़ को पकड़ा। तो क्या रीजंस थे कि यू थॉट कि नेहरू जी जो बोल रहे हैं वो सही लाइन है? ये बिल्कुल 2 अलग अलग विचारधाराएं थी जी। जो फ्यूडल विचारधारा थी, मैं दूर स्कूल में पढ़ा जी। मैंने जवाहरलाल जी की किताबें पढ़ी बढ़ते होते हुए, मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि जो राजशाही का युग है वो समाप्त, जी। नया भारत उभर रहा। मैं नौजवान था, मुझे भी शौक था कि नए भारत उभरते भारत में मैं हिस्सा लूँ। उसके नेता थे जवाहरलाल नेहरू।
और पिताजी तो राजशाही के लास्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अगर मैं चला, एक बार ये बता दो, अगर मैं चला जाता उनके साथ तो ना यहाँ कोई धर्मत रहना था, न यहाँ कोई हमारे पैलेस में रहने थे। सारा शेख अब्दुल्ला ने साफ कर देना था। लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। Absolutely. मेरे रहने से हमने मंदिरों को भी बचाया और अपने पैलेस को भी बचाया। तो मैंने कहा मैं नहीं, वहाँ नहीं जाऊँगा। थोड़े से पिताजी नाराज़ भी हुए इस पर, लेकिन अब क्या किया जाए। सवाल ये है कि जीवन में ब्रिटिश साहब, आपने भी देखा होगा, कभी कभी कठिन निर्णय आते हैं। हर एक निर्णय कोई आसान नहीं होता है। तो श्रेष्ठ प्रेष्ठ जो है चूज़ करना पड़ता है। मैंने चूज़ किया डेमोक्रेसी। सर अब इसमें एक बात ये आती है, जैसे आपने भी बोला कि जो शेख अब्दुल्ला साहब को हमने थोड़ा सा करना पड़ा बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस में जो चला गया था। अगर मान लो ये मामला यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाता तो आप यहाँ रह के, जैसे आपने बाद में भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की, तो यू कुड हैव स्टार्टेड एज अ लेट्स से हेड ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर और समथिंग। I was head of the state. I was head of the state for 18 years. लेकिन मुझे फिर 18 years के बाद मैंने ही जोड़ दिया इंदिरा जी को। मैंने कहा मैं यही सारी उम्र यहाँ नहीं रह सकता। नया भारत तो बन रहा है, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। यहाँ केवल बैठ के और रिबन्स काट के और वो स्पीचेस करके नहीं रहूँगा। तो मैंने उनको मजबूर किया, तब मैंने यहाँ से छोड़ा अपनी मर्जी से, और जाते ही उन्होंने मुझे अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। तो माई हिस्टोरिक रोल हैज बीन टू स्पीयरहेड द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू डेमोक्रेसी। जो मैंने किया, तो उससे बेसिकली फायदा ये हुआ कि ट्रांजिशन भी स्मूथ हो गई हो और गई। डोगरा कल्चर भी बच गया। हमारी जो ये संस्थाएं थी ये भी बच गई, और हम भी अपने वहाँ निकल गए। अभी थोड़ा बात करते हैं सर महाराजा हरि सिंह के बारे में। जैसे हमारी तो खैर लड़ाई हो जाती है सामने सामने बैठ के, कहते हैं जी वो डिक्टेटर थे। फिर हम उनको किस्से सुनाते हैं जो शायद रामबन के पास जब उनके कैप्टन दीवान सिंह एडीसी से चल रहे थे तो गुजर ने बोला था कि मैं गोली मारी लग गया था, हरि सिंह का राज है। ऐसे इंसिडेंट या रामबन इंसिडेंट, और उन्होंने प्रगतिशील थे जी। उन्होंने जो सारे मंदिर दलितों के लिए खोल दिए थे, हरिजन कहते थे उन दिनों में, बहुत बड़ी बात थी। यानी भारतवर्ष में अब तक भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ दलितों को नहीं आने देते। उस दिनों में उन्होंने ये कह दिया। और जो राजगुरु थे उन्होंने उन्होंने कहा था नहीं मानो, उन्होंने उनको अलग कर दिया, उनके भाई को बुलाया, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भी जाइए। उन्होंने कहा था मैं मानना। तब जाके महंत ने मान लिया और वो सारे मंदिर खुल गए। बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें, बेगार वगैरह चलती थी, सभी बातें ख़त्म की, और लड़कियों के शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बातें की। कितने दूरअंदाज थे वो। तो डिक्टेटर कहना बिल्कुल गलत नहीं है ना। उन दिनों में राजशाही थी, तो राजा जो होता था वो चुना तो नहीं जाता था ना, वो तो राजा जो होता था वो परंपरा पे आते थे। तो इसलिए कहना कि डिक्टेटर से बिल्कुल गलत है। जैसे हम उनका एग्जांपल देते हैं सर, रामनाथ शास्त्री जी का जो केस था जो उनके अगेंस्ट था, हाँ। जब उन्होंने बोला कि भाई, और वो खुद डिसीजन करने वाले थे और उन्होंने खुद नहीं किया और बाहर से लोगों को बुला के चीफ जस्टिस को कोर्ट एग्जाम्पल कराई और उसमें हार गए वो, ना कि वो जीते। अगर वो मैंने रामकृष्ण शास्त्री को धर्मार्थ का मेंबर भी बनाया। बिल्कुल सर। तो इस किस्म के इंसिडेंट सर हम लोगों को बहुत बताते बड़े हैं। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है। तो कोई ऐसा कोई आपकी कहना है नजर में कुछ और? डिक्टेटर है, सवाल ही नहीं उठता है जी। डिक्टेशन का। He was a strong man, he was a powerful ruler, he had strong views, लेकिन that doesn't make him a dictator. Absolutely. It's a ridiculous thing to say. They transpose one terminology onto a totally different situation. It's a wrong thing. He was a very progressive ruler. 1920 से लेके 45 तक 25 साल तो बहुत अच्छा काम किया। दुर्भाग्य से केवल जो लास्ट साल 1.5 साल था हिस्टोरियन उसी पे जोर देते हैं, और जो पहले उन्होंने काम किया था वो सब भूल जाते हैं। एक्चुअली वो जो मिस रिपोर्टिंग हो रखी है सर, जी हाँ। उसको हम थोड़ा सा करेक्ट करके उजागर करेंगे। उन्होंने 1920 के बाद क्या क्या किया, जी। और अंत में ठीक है डिजास्टर हो गया। हो सकता है कि उसमें वो थोड़ी सी विलम्ब हो गया उनसे कि क्या कारण थे, लेकिन उस चिट्ठी को आप पढ़िए
उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि मेरी दादी जी मुझे बताया करती थी कि महाराज साहब आपको राजकुमार कहते थे, युवराज कहते थे, कि युवराज के जो हैं वो कहते हैं कि अपनी मदर को बोलते हैं कि हमने दाल खानी है, तो मदर कहती थी नाम मत लो दाल का, महाराज साहब नाराज हो जाएंगे। तो फिर वो आप इंसिस्ट करते थे कि दाल ही खानी, तो आपको चने की दाल दूध में बना के लाई जाती थी। इज इट राइट? ये तो मुझे याद नहीं, ये बचपन की बात होगी, मुझे ये नहीं। ये मेरी दादी जी ने मुझे सुनाया था। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप अपने, जैसे आप सुबह आए यहाँ पे, राजकुमार खड़े थे गुलदस्ता लेके आपको रिसीव करने के लिए, तो आई प्रॉब्ली जो मैं इसका इंश्योरेंस निकालता हूँ कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या चिल्ड्रन के साथ बहुत ही क्लोज हैं, जी हाँ, वेल नेट हैं, जो हम देखते हैं आपको अपने। तो ऐसी ही कोई रिलेशनशिप आपकी महाराजा हरि सिंह के साथ? नहीं हुई ना अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्होंने एक तो ये किया कि 5 साल की उम्र में तो मैं रहा पेरिस माँ जी के साथ। जब मैं 6 साल का बना तो मुझे अलग कर दिया, करमन अलग बिल्डिंग में भेज दिए, अब दो दोस्तों के साथ, 3 जने के साथ भेज दिए, और 6 साल वहाँ मैं इंग्लिश गार्डियंस और ट्यूटर्स के साथ रहा, कंपेनियंस के साथ। तो पिताजी को हफ्ते के एक बार मिलते थे। तो कैसे स्वामी कैसे होता, यानी इसी घर में अगर मैं एक बार हफ्ते का मिलूं, तो अभी पिताजी का उन्होंने ऐसे बनाया था, हम क्या करते, उन दिनों में उनका ही हम कुछ कह नहीं सकते थे। माँ जी को 3 बार हफ्ते के मिल सकता था और उनको एक बार हफ्ते का मिल सकता। तो सर ये उन्होंने ऐसा बना रखा था। अगर ये उनकी शख्सियत थी, तो एक जो बड़ी बात सुनने में आती है कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन नहीं किया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। वो कहते थे जी, उनके राज जोशी ने बोला था कि आपका झंडा लाहौर पे लगेगा। ऐसी जो पहले आप कह रहे हैं ना, उसमें कुछ तथ्य है सर। तो सर उसके बारे में जो हमारे पास, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है सर, कि वो राज जोशी जी, जो भी मुझे नाम का बोल रहा है, जब वो निकले बाहर नीचे पहले से आते हैं, तो वहाँ एक कर्नल साहब और एक ब्रिगेडियर साहब खड़े हैं, तो उन्होंने कुछ बोला, तो राज जोशी आगे गुस्से में आगे, क्या बात करते हो, महाराज का झंडा लाहौर में लगेगा, ये होगा, और ये बात फैल गई, और इसको ऑथर्स ने जगह जगह कोट कर लिया कि महाराज साहब इट वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, ही वांटेड अ बिगर किंगडम, but there was no provision of independence in the Independence Act. So again misreport होता है। There wasn't any provision, but if please read that letter will make it very clear. ठीक है सर। I was wondering which of the 2 dominions I should join, Yes sir। or whether it would be better for my state to stand independent, of course with good relations with both of them. What does that mean? Absolutely। Because state had a border with 5 countries. Yes. So that diplomatically that means a lot, and that too, ये जो सिल्क रूट था, जिस geostrategically आज भी is very important. Absolutely. So that was very clearly his thinking. It may be unrealistic, I agree, and it wasn't backed with any preparatory work. ये तो पहले बात की होती। कांग्रेस कहते भाई मैं तो मुस्लिम मेजॉरिटी हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो शायद कहते, जिन्ना को कहते भी मैं तो हिंदू हूँ, आई वुड गो टू इंडिया, लेकिन तुम एंड इफ यू डन डिटेल्ड negotiation with Congress, with Muslim League and the British, maybe he could have pulled off an independence. As it turned out, he did none of that back. बट सर हमें ये भी पता है, जो हमारी रिसर्च कहती है, कि जब ये पाकिस्तान का आउट किया गया था, दिस इज अगेन अ ब्रिटिश स्ट्रैटेजी। ये एक जो विंस्टन चर्चिल का पेपर है 9 मई 1945 का, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओशन, जो उस वक्त तो टॉप सीक्रेट था, अभी डिक्लासिफाइड है। तो दे हैड ब्रिटिश इंटरेस्ट, दे वांटेड अ बफर स्टेट। तो बफर स्टेट के लिए पाकिस्तान अगर बनता, तो पाकिस्तान की वायबिलिटी तभी होती है JNK उसको मिलता। तो ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड कि वो JNK जो है पाकिस्तान के साथ चले। अब सारे के सारे, इवन जम्मू कश्मीर में भी अगर हम देखें, आर्मी चीफ इज ब्रिटिश, पुलिस चीफ इज ब्रिटिश, प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ इज ब्रिटिश, Scott, I know Scott, Powell, Cox's wife, they all British, and they all hand in glove with Lord Mountbatten इसमें, and army chief Auchinleck, Messervy, Lockhart। तो ये सारों ने मिलकर जो एक बनाई स्कीम, ऑपरेशन गुलमर्ग, ऑपरेशन दत्ता खेल, दैट वाज ऑलरेडी साइंड ऑन 18th of August 1947, जबकि हमला 22 को होता था।
and we have a proof that it was signed on that day. तो इसका मतलब it was their mechanization It was. किसी तरह करके और महाराजा को खामखा बीच में बदनाम कर दिया He was a key player. Without his, they couldn't do anything without him. बिल्कुल. Unless their plan was to depose him and do it. What was their plan? Did they mention anything about him? So 22nd October when the invasion takes place, उसमें वो मेंशन करता है कि what was the purpose of that mission. 10,000 people 3 एक्सेस पे आ रहे हैं, 7 घंटे में कश्मीर पहुंचेंगे, महाराजा को अरेस्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन साइन कराएंगे इन पाकिस्तान फेवर एंड देन असैसिनेट हिम एंड देन वील कैप्चर दिस पीर पंजाल एरिया से एंड नीचे से एक दूसरा कॉलम शुरू करेगा अखनूर से एंड कैप्चर जम्मू एंड एंटायर जे.एंड.के. That was the purpose. Diabolical plan. So if it is British mechanization, their great game, वहाँ पे उन्होंने आके महाराजा को authors को बदनाम करते हैं. So that is what we are fighting. No, but the Maharaja didn't have an alternative plan. So this is the question I had asked as an army man. He didn't have an alternative. Our state forces was All sprung over, sir. So he didn't have either the political backing or the army backing to be able to carry it off. So naturally he had to be. I asked the same question as an army man. If you're defense of a country, I got 8 battalions plus 4 brigades and border guard cavalry और तो मेरी उनकी क्या employment थी. तो hindsight I can ask this question. But I was told कि इनकी जो conspiracy थी, they made sure कि state की battalions ऐसे लगे कि वो because the Brigadier Scott was chief. Yes, he was the boss. He must have strung them out. Yes, absolutely. That is what they did, sir. तो वहाँ पे लोग कहते हैं महाराजा को कुछ समझ नहीं थी. मैं कहा यार इफ ही समझ नहीं थी, Mayo College educated, Imperial Service Corps educated, travel around the world, member of British War Cabinet of Second World War, wearing a rank of Major General. You mean to say he didn't understand all this? तो ये dichotomy कहाँ रह गई सर? Well, I'm not sure whether he was fully aware of this plan. I don't know. Had he been fully aware of the plan, he would have perhaps tried to use some other strategy. But as it was, what happened was he was overtaken by events. Right. You know, he was playing for time. But Brigadier Sahib, you play for time only if time is on your side. You're an army man. If time is on your side, you don't play for time. Am I correct? बिल्कुल सर. He was playing for time. But time was not on his side. The feudal order was collapsing, and Sheikh Abdullah was the leader of the majority community. He was never leader of Jammu and Kashmir, because Jammu was never part of his leadership plan or his influence. But the largest community in the state, he was the leader of that. So obviously he was the one who would call the shots. So another thing, sir, since you were there at that time and you were part of the setup also, महाराजा साहब जब जाते हैं तो there is no confidant with him, no advisor with him. There is nobody to say कि कहाँ क्या हो रहा है, बात करिए. It is only the leadership at the Delhi which is dictating to him. जम्मू के लोग बोलते हैं they did some protests जो recorded भी हैं. We have some data on that also. But wasn't कोई उनका कोई खास जैसे अगर मान लो पंडित प्रेमनाथ डोगरा लीडर थे, did he come and hold his hand or somebody of that sort? You see, please remember, I was in a wheelchair. Yes, sir. From the middle of 1947. Sir. So I was therefore not able to be involved in it, and I was very young. And then I was sent off to America. I wasn't even in the States when all of this happened. So which date you come back from America? I come back in February 1949. Brigadier Fakir Singh was with you, sir. No, Brigadier Rawat. Rawat. N.S. Rawat. N.S. Rawat. And Captain Manjeet Singh. The war. Okay. Two army officers Bapu has sent with me. Right, sir. So that shows that that man had a great character, but probably, as you said, the time was not on his side. And उसका उन्होंने जो हमारी कश्मीरी लीडरशिप ने पूरा फायदा उठाया, पूरा जितना भी कर सकते थे, and supported by the government of India center. And people don't realize, had I made the disastrous mistake of leaving the state, that would have been it. That would be the total end of the Dogra dynasty. Absolutely, sir. Now at least I stayed on. We have our flag, we have our patches, we have our trusts. So I was able to salvage Absolutely. some of the important elements of course,
Political power had gone with the change, but other things I was able to salvage. So viewers, we had Dr. Karan Singh with us. इन्होंने हमें ये बताया कि इनका जो डिसीजन था वो भी डोगरा कम्युनिटी के लिए, डोगरा समाज के लिए एक बहुत ही राइट डिसीजन था, जो फाइनली विंडिकेट भी हुआ है। और अगर इनके महाराजा हरि सिंह जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग शख्सियत थे, वो चले गए यहाँ से, उन्होंने भी अगर अपोज नहीं किया या नहीं किया, वो नेशनलिस्टिक फीलिंग के लिए बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की वजह से उन्होंने भी नहीं किया। और उसकी वजह से हमारे साथ जो डॉक्टर करण सिंह है, उन्होंने अपने पिता को खोया, अपने पिताजी का संरक्षण खोया है वुड से, तो बट अल्टीमेटली इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर दी, और माता जी का भी। और ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है एक 18 साल के बच्चे के लिए, जिसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और बोला जाए कि आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। घर में और कोई नहीं था, ना भाई ना बहन ना चाचा ना ताया, कोई भी। वही पॉइंट हम कह रहे थे कि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, और उन सर्कमस्टेंसेस में आके ही पुल्ड इट ऑफ सो ब्यूटीफुली। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आना हमें। बात करते रहेंगे और बात। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। Please like and subscribe.